हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपन ने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर अपन ने गुडविल की एंट्री का ट्रीटमेंट समझाया था, जिसमें कि अपन सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो लेके और उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो अपन ने कल बताया था, कल की जनरल एंट्रीज। यानी कि उसमें एंट्री पोस्ट करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर होता है, जिसको गेन होता है वो तो पैसा देगा गुडविल का, ठीक है, और जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको मिलेगी गुडविल। अब ये पैसे का लेन देन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू ये लोग एडजस्टमेंट करते हैं। जिसको गेन होता है उसकी कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिसको सैक्रिफाइस होता है उसकी कैपिटल को या करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम कैपिटल और करंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो अपन ने बताया था कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड से मेंटेन होती है तो अपन वर्ड यूज करते हैं करंट, और फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन होती है तो अपन एक ही अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। आई होप कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज अपना नया टॉपिक है रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो पहले इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि असेट्स की और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन किन किन केसों में होता है, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, एक तो तब, या जब कोई पार्टनर को एडमिट करते हैं तब, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या उसका रिटायरमेंट हो जाता है तब, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर। इन सब केसों के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यानी कि असेट्स का और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पे भी वर्ड नहीं लिख रहा डिसोल्यूशन, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, वहां पे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है? रियलाइजेशन, ठीक है। अब जरा इसको एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ पार्टनरशिप अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज यूज्ड व्हेन पार्टनर डिसाइड करते हैं टू रिवैल्यूट द असेट्स एंड लायबिलिटीज, और ये डिसाइड भी कौन करता है? पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर डिसाइड करते हैं रिवैल्यूट करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज को ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बात समझे? कब कब चेंज करते हैं, एक तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हो, कब कब कौन कौन से केस में बनता है, तो केस अपन ने बताए जो कि अभी इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। और ये कौन करता है? पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है दिस ऑफन हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। जब आप पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जब आप पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं। पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे अपन ने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, या किसी पार्टनर को एडमिट कराएं, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी इसमें वर्ड नहीं लिखा है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे तो स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा, पूरा खत्म ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें लिखा हुआ है सच एज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो तब, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं तब, और इसमें लिखा है द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर को रिटायरमेंट करते हैं या उसकी डेथ हो जाती है, और द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में आप कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज करेंगे तब, उस केस में बनता है रिवैल्यूएशन। असेट्स की और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट किया जाता है, असेट्स को रिवैल्यूट करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या लिखा हुआ है, द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन द बुक, इन पे मेन ध्यान देना, बुक वैल्यू एंड द करंट मार्केट वैल्यू। जो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं ना, जो भी फिगर हम रिकॉर्ड करते हैं वो डिफरेंस लेते हैं बिटवीन किस किस का, बुक वैल्यू का और करंट मार्केट वैल्यू का, इनका डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तब जाके अपन का क्या बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू और करंट मार्केट वैल्यू। जब पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम पर रिवैल्यूट की जाती है असेट्स और लायबिलिटी। वो देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू क्या है, जो अपन ने बैलेंस शीट में उसे तब बोलते हैं बुक वैल्यू, जो हमारी बैलेंस शीट में है, और उसकी अगर हम एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू देखें तो कितनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। डिफरेंस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है। पहला, ये किस टाइप का नेचर होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ये नॉमिनल नेचर, तीन टाइप के अकाउंट होते हैं ना, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, तो ये नॉमिनल नेचर का होता है। बात समझ में आ रही है? ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी जनरल एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा ढंग से समझना। जैसे इसमें ये लाइन लिखी हुई है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जो डिफरेंस होता है ना बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, उसका डिफरेंस लेते हैं, चाहे वो असेट्स हो चाहे लायबिलिटीज, ठीक है। एंट्री रटनी नहीं है, इजीली आपको समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज समझना, जैसे पहला एक केस समझा रहे हैं, कोई असेट्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू 90,000 है, ये बुक वैल्यू है, मतलब कि ये आपके बैलेंस शीट में शो हो रही है। कोई असेट है जिसका नाम आप कुछ भी लेना चाहे, फर्नीचर ले लो, मशीनरी ले लो, प्लांट ले लो, जो भी आपका मन करे, 90,000 की असेट्स आपकी बुक वैल्यू है। कितनी है? 90,000। और इसी की मार्केट वैल्यू जो आ रही है, अपन ने अभी चेक करी, तो मार्केट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है इसकी 1,10,000। बात को समझने की कोशिश करना, यहां पे बुक वैल्यू 90,000 है, जब प्रॉफिट, और ये जो चैप्टर जो अपना चल रहा है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज बिटवीन द पार्टनर्स
ठीक है, पार्टनर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। तो उस समय हम ये कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज अपन तो इस वाले चैप्टर पे चल रहे हैं, तब रिवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, जब एडमिशन पढ़ेंगे तब रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे, और जब रिटायरमेंट और डेथ पढ़ेंगे तब रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे। ठीक है, सारे केसों में अपन को रिवैल्यूएशन पढ़ना है, सेम केस रहेगा, बताना वहां पे कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन सिर्फ इसी में समझाया जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि बुक वैल्यू असेट्स की है 90,000, यानी बुक वैल्यू शो हो रही है आपके असेट्स की 90,000। कोई भी असेट्स मान लिया, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी मानो, और उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000। ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, अपन ने देखा 90,000 के बाद ये 1,10,000 रुपए हो गए। इसमें कितना हो गया, 90,000 से कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। तो इसको समझने की कोशिश करना, कितने रुपए वैल्यू बढ़ गई, 20,000 की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, कितने, 20,000 की। एंट्री देखना, प्रॉफिट के केस में यानी कि हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी असेट, तो प्रॉफिट हो, ठीक है, उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर होता है, बस इतना बात याद रखनी है। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर होता है। कोई असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन सीआर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 90,000 थी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000, कितनी बढ़ गई, 20,000। असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, असेट्स का बैलेंस होता है डीआर, और बढ़ गई तो और डीआर करेंगे, जरा देखना, असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 20,000 डिफरेंस, ये रहे असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड करंट मार्केट वैल्यू। उसका जो डिफरेंस होता है वो बुक होता है, बहुत इजी है। इसमें 90,000 बुक वैल्यू शो हो रही थी हमारी बैलेंस शीट के अंदर, मार्केट में चेक करिए 1,10,000 रुपए, 20,000 की असेट्स इंक्रीज हुई है, तो जैसी हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये हमारे लिए फायदा ही तो है, हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ी तो रही है, तो फायदा है, तो इसलिए अपन ने रिवैल्यूएशन को सीआर करा, असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। असेट्स की वैल्यू और बढ़ गई तो 20,000 बढ़ा दी और टू रिवैल्यूएशन। पहला केस समझ में आ रहा है, असेट्स यहां पे इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, असेट्स इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अपन ने सीआर कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें। अब जरा देखो इसी के अपोजिट लेते हैं, ये 90,000 जैसे अपन ने मार्केट वैल्यू देखी तो 1,10,000 था, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती, मान के चलते 90,000 बुक वैल्यू और इसकी जो अब वैल्यू आ रही है वो आ रही है 70,000, ये आ रही है इसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू 70,000 आ रही है। ठीक है, बुक वैल्यू थी 90,000 और मार्केट वैल्यू आ रही है 70,000, 20,000 की असेट्स डिक्रीज हो गई तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन को डीआर करेंगे। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट 20,000 का, इसमें रटने का कुछ नहीं है, इसमें बहुत नॉर्मल वे से समझना है। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन सीआर, और इसको दूसरे तरीके से भी समझो, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट्स का बैलेंस डीआर होता है, और बढ़ेगी तो और डीआर करेंगे, तो ये कर दिया असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। डिफरेंस कितने से बढ़ी है, 20,000 से, तो 20,000 लिख दिया। बात आ रही समझ में। यहां पे क्या हुआ, बुक वैल्यू कितनी है 90,000 और कितने मार्केट वैल्यू 70,000, तो 20,000 रुपए की जो असेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो असेट्स का बैलेंस होता है डीआर और डिक्रीज होगी तो सीआर हो जाएगी ना, ये रही सीआर। लेकिन एक तरीके से लॉस ही तो है, तो रिवैल्यूएशन को डीआर कर दिया, एंट्री पोस्ट कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ, नॉर्मल केस है, एक बार असेट्स इंक्रीज हुई और एक बार डिक्रीज हो गई, कोई सा भी केस आ सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या चल रही है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बुक वैल्यू 90,000 है और इसकी करंट मार्केट वैल्यू भी 90,000 है, तो कुछ होगा, कुछ नहीं करना। जब बुक वैल्यू और करंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू होती है, यानी बराबर होती है, तो कुछ नहीं करना, इंक्रीज डिक्रीज के केस में करना है। अगर असेट्स इंक्रीज होगी फायदा है, रिवैल्यूएशन सीआर होगा, लेकिन अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डीआर होगा। बात समझ में आ रही है, ये असेट्स के दो केस हैं, अच्छे से आगे समझ में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब एक इसका तीसरा केस है, अनरिकॉर्ड असेट्स। जब ये रिवैल्यूएशन करा जा रहा था, कोई एक ऐसी असेट थी जो अनरिकॉर्ड थी, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अगर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अब क्योंकि जो अनरिकॉर्ड है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जब कोई असेट्स अनरिकॉर्ड थी अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फायदा है ना, बिजनेस में असेट्स आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, अनरिकॉर्ड, तो जरा उसको एक बार देख लेते हैं। ये दोनों केस समझ में आ गए ना, ये इंक्रीज का है, ये डिक्रीज का है। ठीक है, अब एक बार अनरिकॉर्ड का देखो, एक बार अब जरा देखो अनरिकॉर्ड का, अनरिकॉर्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये अनरिकॉर्ड वाला है, यानी कि आपकी कोई भी असेट जो अनरिकॉर्ड थी अब उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए फायदा ही तो है, तो एंट्री पोस्ट हो गई अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
देखो प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में बस ये दो ही चीज समझनी होती है कि असेट्स हमारी इंक्रीज होगी हमारे लिए फायदा है और असेट्स हमारी डिक्रीज होगी हमारे लिए लॉस है। अनरिकॉर्ड असेट्स है यानी कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अब पता चल गई उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे लिए फायदा ही तो है, हमारे बिजनेस में असेट्स आ जाएगी, तो ये अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। यहां तक बात समझ आ रही है? ये है अनरिकॉर्ड का, असेट्स इंक्रीज, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज और ये अनरिकॉर्ड, तीन है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है तो देखो अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये तो फायदा है, बिजनेस में हमारी कोई असेट्स आ रही है, जब हमारी बिजनेस में असेट्स आएगी तो हमारी असेट्स क्या होगी? इंक्रीज, इसीलिए रिवैल्यूएशन में फायदा हो जाएगा, तो अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जरा इसका एक बार देखते हैं लायबिलिटी का केस। अब लायबिलिटी का केस देखो, जैसे मान लेते हैं बुक वैल्यू है किसी लायबिलिटी की 20,000 है, हमने उसको रिवैल्यूड करा, तो रिवैल्यूड करके अब उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 25,000 आ रही है। कितनी आ रही है? 25,000। ये मार्केट वैल्यू या रीअसेसमेंट, मार्केट वैल्यू तो क्या ही बोलो, इसको रीअसेसमेंट बोल सकते हैं कि हमने कोई लायबिलिटी को रीअसेसमेंट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 25,000 की, ये रीअसेसमेंट किया गया इसका 25,000 आ रहा है, यानी कि हमने अपनी लायबिलिटी को रीअसेसमेंट किया, दोबारा चेक किया तो पहले बुक में तो हमारी शो हो रही थी लायबिलिटी 20,000, जब हमने इसको रीअसेसमेंट किया दोबारा से चेक करा तो हमें पता चला हमारी लायबिलिटी 25,000 की है, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये हमारे लिए तो क्या एक तरीके से लॉस है। लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है सीआर, और इंक्रीज होगी तो और सीआर करेंगे, लेकिन हमें लॉस देके जाएगी। एंट्री देखना जरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, डिफरेंस के अमाउंट से 5,000, क्योंकि हमारी लायबिलिटी पहले बुक वैल्यू कितनी थी 20, फिर हमने जब चेक करा, रीअसेसमेंट करा, एक बार चेक कर लेते भाई लायबिलिटी और तो नहीं, फटाफट हमारी रीअसेसमेंट में लायबिलिटी 25,000 की आ रही थी, 25,000 की आ रही थी, बुक वैल्यू में 20,000 है। अब तक तो अपन यही समझ रहे थे ना अपनी की लायबिलिटी 20,000 है, लेकिन लायबिलिटी एक्चुअलिटी में कितनी है? 25। लायबिलिटी कितने से इंक्रीज और हो गई? 5,000 से और इंक्रीज हो गई, तो हमारे लिए उल्टा लॉस ही तो है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस ही बढ़ेगा हमारा, तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का बैलेंस होता है सीआर, और बढ़ेगी तो और सीआर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ रही है? हमने इसको रीअसेसमेंट किया तो एक बार इसको कर लेते हैं, जैसे शो करके रखी थी, लेकिन जब हमने इसका रीअसेसमेंट किया तो लायबिलिटीज पता चली कि 18,000 की रह गई, केवल 18,000 रुपए की हमें लायबिलिटी पे करनी है, तो इसका मतलब कितने रुपए की लायबिलिटी हमारी कम होगी? 2,000। जब हमारी लायबिलिटी कम होगी तो हमारे लिए फायदा है, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है सीआर, और कम हो जाएगी तो वो डीआर हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी जी लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिफरेंस का अमाउंट है 2,000, क्योंकि 20,000 थी बुक वैल्यू और ये अपन ने करा है तो 18,000 की हुई है रीअसेसमेंट, तो 2,000 का फायदा हो गया, एंट्री पोस्ट कर दी लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है हमारे लिए लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डीआर हो जाएगा, और अगर मैं लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन सीआर हो जाएगा। इसको अगर अपन नॉर्मल वे से समझ ले तो इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर होता है और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर होता है। बात समझ में आ रही है? लायबिलिटी बढ़ेगी, लॉस है, तो देखो एंट्री ये रही, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर, लायबिलिटी कम हो गई हमारे लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन सीआर होता है, लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? इजीली, कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे अपन ने अनरिकॉर्ड असेट्स की बात करी थी, ऐसे बात करेंगे अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी जो कि रिकॉर्ड नहीं थी लेकिन अभी पता चल गया कि कोई लायबिलिटी है, अनरिकॉर्ड थी, अब उसको अपन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस। बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं एक बार उसको भी। अब देख लेते हैं उसको। अब अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, ठीक है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी की बात करते हैं। जब कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्ड है तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। जब अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये अपने लिए लॉस है, तो एंट्री जरा देखना इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी अकाउंट। जितने रुपए की भी लायबिलिटी होगी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो अपन को ये एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। बात समझ आ रही है? एक चीज बताता हूं, अब ढंग से सुनना उसको। बच्चे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा ना, कोई का गलत नहीं होता, उसे सब रट लेते हैं कि प्रॉफिट के केस में क्या होगा और लॉस के केस में क्या होता है। प्रॉफिट सारा बाई साइड और लॉस सारा टू साइड, ये तो सब रट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर जनरल एंट्री आएगी तो दिक्कत होती है, तो इसलिए पहले जनरल एंट्री समझेंगे तब जाके अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये वही एंट्रीज हैं। अब कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है, हमें पता है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए लॉस है, तो अपन ने एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी।
3 केस असेट्स के बताएं, 3 केस लायबिलिटी के बताएं, दोबारा बताते थे। असेट्स इंक्रीज, असेट डिक्रीज, यानी बुक वैल्यू से या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज के 2 केस, और एक अनरिकॉर्ड असेट्स 3। लायबिलिटी का भी सेम है, या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी या अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, 3 केस लायबिलिटी के 6, बस यही केस होते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हमें करना क्या, उसको और समझ लो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज कर दी, उसके बाद इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। या तो प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से या फिर लॉस आएगा, तो प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज और होंगी। अब वो जरा देख लो, वो मेन है। देखो, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पहले मैं बात करूं प्रॉफिट की, किसकी? प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बटेगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। दोबारा सुन लो ढंग से, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशियो में नहीं होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट आएगा तो अब जरा, जब प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होंगे? इंक्रीज। जरा एंट्री देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट होगी ओल्ड रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए लिखा है, दोबारा कोई अगर वो फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं तो करंट में जाएगा, और नॉर्मल है फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल में। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होगा तो सीआर बैलेंस होगा, उठा के उसको डीआर कर देंगे, और पार्टनर्स की कैपिटल और या करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। ये है कौन सा केस? प्रॉफिट वाला। लेकिन अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, उसको भी देख लो। पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट होगी। ये तो है आपकी प्रॉफिट की, और ये है आपकी लॉस की एंट्री। ये तो प्रॉफिट के केस में तो ये वाली एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये तो हो गई किसमें? प्रॉफिट के केस में, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर की या तो कैपिटल इंक्रीज होगी या उसका करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है? लॉस, तो लॉस के केस में पार्टनर की कैपिटल या तो डिक्रीज होगी, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल या करंट, दोनों में से जो भी होगा अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ आ रही है? दोबारा बता देते हैं, 3 केस है असेट्स के, 3 केस है लायबिलिटी के। असेट्स में 3 केस कैसे बनेंगे? या तो असेट्स इंक्रीज होगी बुक वैल्यू से, या असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और या तीसरी अनरिकॉर्ड। 3 केस हैं असेट्स के। ठीक है, बुक वैल्यू अगर जो दे रखी होगी आपकी बैलेंस शीट में, या तो उससे इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, या ये तो 2 केस हो गए, या फिर आपकी कोई असेट्स अनरिकॉर्ड है, तो 3 केस हो गए असेट्स के, 3 हो गए लायबिलिटी के। या तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी या लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी या कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है। 3 केस हो गए लायबिलिटी के 6। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस आएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन का बैलेंस होगा सीआर, उठा के कर देंगे डीआर, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन में आपका आएगा लॉस, तो बात समझे, तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा डीआर, उठा के उससे क्या कर देंगे? सीआर, एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसके अंदर? तो ये था रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें, अगर मान के चलो जो बुक वैल्यू है और वही हमारी मार्केट वैल्यू है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, तो वो इसके अंदर अपन को शो नहीं करना, कोई भी शो नहीं करना। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।